नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण। उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। और आज का दिन रेडियो में बहुत खास होता है क्योंकि आज वर्ल्ड रेडियो डे है और हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, क्योंकि आज की कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और जाने माने कमेंटेटर रविकांत सिंह। तो रविकांत जी से हम पूछेंगे कि क्या कुछ इतिहास रहा है, कैसे रेडियो की जो कमेंट्री है, रेडियो के माध्यम से जो खेल हम लोगों तक पहुंचाते हैं, क्या कुछ असर पड़ता है उसका देश में, किस तरह से लोगों को खेल के प्रति जागरूक किया हमने, लोगों के प्रति जो रुझान था, जो दीवानगी थी, चाहे वो क्रिकेट की हो चाहे वो दूसरे खेलों के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल में भारत ने 6 विकेट पर 300 रन बनाए हैं। बांग्लादेश में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 41 रन बनाए। प्रीमियर लीग फुटबॉल में लेस्टर सिटी और लिवरपूल के बीच मैच जारी है और इंडियन सुपर लीग में समय चेन्नई एफसी और मेजबान गोवा के बीच शाम को 7:30 बजे से मैच शुरू होने वाला है। जी हाँ, और इस बीच रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। रविकांत, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो क्रिकेट से है, चेन्नई में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6 विकेट पर 300 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने 33 और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। रोहित शर्मा ने शानदार 161 रन की आज पारी खेली। अजिंक्य रहाणे ने 67 और चेतेश्वर पुजारा ने 21 रन बनाए। शुभमन गिल और विराट कोहली के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा और वो बिना कोई रन बनाए आउट हुए। आज के खेल में क्या कुछ रहा, आइए जानने के लिए सुनते हैं हमारी सहयोगी नईम की ये रिपोर्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट गंवाकर 300 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत 33 रन और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने मैच के दूसरे ओवर में ही 0 पर पहला विकेट गंवा दिया। शुभमन गिल को 0 पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑली स्टोन ने एलबीडब्ल्यू किया। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा 21 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें लीच ने बेन स्टोक्स के हाथों कैच कराया। रोहित और पुजारा के बीच दूसरे विकेट के लिए 85 रन की पार्टनरशिप हुई। भारत ने लगातार 2 ओवर में 2 विकेट गंवाए। 21वें ओवर में पुजारा और 22वें ओवर में कोहली आउट हुए। कोहली को पहली बार किसी स्पिनर ने 0 पर आउट किया। उन्हें मोइन ने क्लीन बोल्ड किया। कोहली अपने करियर में 11वीं बार 0 पर आउट हुए हैं। इस सीरीज से पहले विराट कोहली जनवरी 2018 के बाद से टेस्ट मैच में कभी बोल्ड नहीं हुए थे, लेकिन अब वो लगातार 2 टेस्ट मैचों में बोल्ड हुए हैं। ये कोहली के करियर में पहली बार है जब वो टेस्ट मैच की लगातार 2 पारियों में क्लीन बोल्ड हुए। 3 विकेट गिरने के बाद रोहित और अजिंक्य रहाणे ने भारतीय पारी को संभाला। इस दौरान रोहित ने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया। चेन्नई में उनका ये पहला शतक रहा। रोहित 161 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें लीच ने मोइन के हाथों कैच कराया, जबकि रहाणे 67 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मोइन ने क्लीन बोल्ड किया। रविचंद्रन अश्विन भी कुछ खास नहीं कर सके और 13 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए गए। शाहबाज अहमद, वाशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह को बाहर किया गया। उनकी जगह अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को मौका मिला। अक्षर का ये डेब्यू टेस्ट है। उन्हें डेब्यू कैप नंबर 302 मिली। कोरोना के बीच पहली बार भारतीय क्रिकेट स्टेडियम में 50% फैंस को एंट्री की मंजूरी मिली है। स्टेडियम में एंट्री के लिए 17 गेट हैं। सभी का तापमान भी चेक किया गया। स्टेडियम में मेडिकल और आइसोलेशन रूम भी बनाया गया है। अब देखना होगा टेस्ट का दूसरा दिन किस टीम के नाम रहता है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो कितना बड़ा स्कोर मानते हैं रविकांत आप? देखिए, पिच की जो स्थिति है उसको देखते हुए पहले दिन का खेल है और 300 का स्कोर पहले दिन बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये मुमकिन करके दिखाया। जो साझेदारी बनी थी 162 रन की रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे के बीच, उसने जो लड़खड़ा रही थी पारी उसको संभाला और एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोनों ही इस ऐसे वक्त पे आउट हुए जबकि लग रहा था कि दोनों बड़े स्कोर की ओर और बढ़ रहे हैं। रोहित शर्मा लग रहा था कि पूरी तरह से डबल सेंचुरी बनाएंगे, इतना सेट होकर खेल रहे थे। फिर एक गलती हुई, उनसे स्वीप करने गए, टॉपेज किया और डीप में कैच किया गया मोइन अली द्वारा। लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। तो ये दिखा रहा है कि बैट्समैन अगर सेट हो जाए इस पिच पर तो उसे आउट करना बहुत आसान नहीं होगा।
बिल्कुल। और अगर हम देखें तो आज शुभमन गिल और विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और कप्तान विराट कोहली के लिए जब वो शून्य पे आउट होते हैं तो वो भी अपने आप में एक इतिहास बन जाता है, जैसा कि अब हमने इस रिपोर्ट में सुना। जी हाँ, बिल्कुल। इतने महान खिलाड़ी हैं कप्तान भारत के कि उनसे शून्य तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं की जाती है, लेकिन जिस गेंद पे वो आउट हुए वो मतलब जैसे कहते हैं कि अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बॉल ऑफ द सेंचुरी से माना जाना चाहिए कि ऑफ स्टंप से करीब करीब 6 इंच बाहर टप्पा खाई और अंदर की ओर टर्न होने के बाद सिर्फ ऑफ बेल को टच किया, उतनी ही टर्न हुई। तो ये दिखा रहा है कि बीट तो हुए विराट कोहली, लेकिन गेंद कितनी शानदार थी कि जस्ट ब्रश करके निकल गई विकेट्स को। जी हाँ, और इसके अलावा अगर हम देखें तो आज अजिंक्य रहाणे ने 67 रन की जो पारी खेली है वो भी काफी अच्छी पारी है। बहुत ही जबरदस्त पारी खेली और अच्छी तरह से वो सपोर्ट दे रहे थे रोहित शर्मा को। अटैकिंग मोड में बिल्कुल नहीं गए, रुक कर खेले क्योंकि उस समय भारत को कंसोलिडेट करने की जरूरत थी। आपने लंच से पहले 3 विकेट गंवा दिए हैं, जिसमें कि विराट कोहली का विकेट मौजूद है, चेतेश्वर पुजारा भी आउट हो चुके हैं, तो पारी को संभालने की जरूरत थी। और लंच और चाय के बीच में जो 2 घंटे का खेल हुआ उसमें इंग्लैंड को एक भी विकेट नहीं मिलने दिया, जिस कारण से दबाव पूरी तरह से, भले ही स्कोरिंग रेट 3 से कम आ गया था, जबकि अगर आप देखें पहले 2 घंटे में तो भारत का स्कोरिंग रेट 4 से ऊपर चल रहा था, लेकिन स्कोरिंग रेट ड्रॉप हुआ, लेकिन विकेट कोई नहीं गंवाया। इस कारण से इंग्लैंड को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और चाय के बाद 2 विकेट मिले जरूर, लेकिन तब तक से कहते हैं ना कि बाजी हाथ से निकल चुकी थी इंग्लैंड के। जी, और अगर हम देखें तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 जो बदलाव किए गए, शहबाज अहमद, वाशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह इसमें नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को मौका मिला और अक्षर का तो ये डेब्यू टेस्ट भी है। तो ये जो 3 चेंजेस हैं, ये आप क्या समझते हैं, इससे कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जसप्रीत बुमराह को तो रेस्ट किया गया है पिंक बॉल टेस्ट के लिए, क्योंकि जो अहमदाबाद में 25 फरवरी से पहला टेस्ट मैच शुरू होगा उसमें उनको खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेंद रात में स्विंग बहुत होती है, तो उसका फायदा उठाने के लिए उनको ब्रेक दिया गया है। और अब ये अच्छी बात है कि भारत में आपके पास इतने ज्यादा तेज गेंदबाज मौजूद हैं एक लेवल के कि आप खिलाड़ियों को रोटेट कर सकते हैं, और इसी रोटेशन पॉलिसी के तहत जो टीम मैनेजमेंट है उसने जसप्रीत बुमराह को रेस्ट किया है। हाँ, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव इनको ऑन मेरिट टीम में लाया गया है। अक्षर पटेल अनफिट थे पहले टेस्ट मैच के लिए, वरना शाहबाज नदीम को मौका नहीं मिलता, लेकिन यहां पे अक्षर पटेल को देखना है कि कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि जिस तरह से धूल उठ रही है पिच से पहले दिन के खेल में, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और आज जैसा कि हमने श्रोताओं से साझा किया कि आज जो है किस तरह से विश्व रेडियो दिवस है, और अगर हम खेल का प्रोग्राम कर रहे हैं और खेल की बातें करें तो रविकांत, आप एक बहुत सक्सेसफुल कमेंटेटर रहे हैं और आपने वो दौर देखा है, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो या दूसरे चैनल्स के माध्यम से हमने आपको सुना है। और ये जो लंबी जर्नी है, अगर हम देखते हैं कि क्रिकेट को भारत का एक दूसरा रिलीजन भी कहा जाता है, किस तरीके से एक दीवानगी है क्रिकेट के प्रति, और अगर हम और आप अपना बचपन याद करें तो किस तरह से रेडियो सेट के सामने से हम हटते नहीं थे, वो जो कमेंट्री, तो आप कुछ पुराने अगर हम कमेंटेटर्स को याद कर सकें, उस जर्नी के बारे में आप कुछ बता सकें? देखिए, मेरा सौभाग्य रहा है कि जिन लोगों ने शुरुआत की थी उनके साथ कमेंट्री करने का, और उसमें शायद सबसे बड़ा नाम है जसदेव सिंह का। जसदेव सिंह के साथ मुझे कमेंट्री करने का सौभाग्य मिला, और साथ ही मुझे उनके पुत्र गुरदेव सिंह, उनके साथ भी कमेंट्री करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने कमेंट्री काफी पहले शुरू की थी। 1988 में पहली बार मैं रेडियो पर आया था। रेडियो का इतना बड़ा योगदान रहा है खेलों का को बढ़ावा देने में। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो मैं कलकत्ता लीग, फुटबॉल लीग की कमेंट्री सुना करता था ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता से। तो ये दिखा रहा है कि कितना ज्यादा लोगों का रुझान था और ये चीजें उपलब्ध थी। जी, और रवि, अभी आपने बात करी वरिष्ठ कमेंटेटर जसदेव सिंह की, तो वो ऑल इंडिया रेडियो से या आकाशवाणी से किस तरह से कमेंट्री करते हैं, उसकी एक झलक हम अपने लिसनर्स को सुनवाते हैं। मेलविल डिमेलो, जो मैंने पहली कमेंट्री सुनी थी जिसने मुझे मुतासिर किया, वो थी महात्मा गांधी का। Now as the flames begin to lick, a roar goes up from the crowd. Now the fire is caught, and more people assemble would have been placed.
garlands being flung into the air, policemen's sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse of the Father of our nation. कुछ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज्यादा उससे प्रभावित हुआ कि मैंने मेरी माँ से कहा पंजाबी में कि बीजी मैं तो हिंदी में कमेंटेटर बनूंगा। तब तक मैंने हिंदी पढ़ी नहीं थी, हिंदी का एक अक्षर भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री करूंगा तो वो हंस दी। जी हाँ, जसदेव सिंह अपनी बात बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने ये सपना देखा और कि वो हिंदी के कमेंटेटर बनेंगे और उन्होंने अपने करियर में 9 ओलंपिक, 8 हॉकी विश्व कप और 6 एशियाई खेल इसको कवर किया उन्होंने। और जैसा कि रविकांत आप बता रहे थे कि आपको भी उनके साथ कमेंट्री को साझा करने का मौका मिला, आंखों देखा हाल सुनाने का अपने श्रोताओं को। जी हाँ, और मुझे सौभाग्य मिला हॉकी में उनके साथ कमेंट्री करने का, और हॉकी से उनको खास लगाव हुआ करता था। और इसी कारण से हॉकी में जिस तरह से उन्होंने हमें बताया, हमें दिखाया, सिखाया कि किस तरह से आपको बॉल फॉलो करनी है, प्लेयर्स की पोजीशन को किस तरह से आपको आंकना है, कौन पोजीशन बदल रहा है, कौन कौन से प्लेयर्स पोजीशन बदलने में महारत रखते हैं, इन बातों पे खास ध्यान रखना है, क्योंकि इंडियन टीम की फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल अलग ढंग की हुआ करती थी। और अगर रवि मैं आपसे पूछूं कि जैसे जब हम लाइव कमेंट्री करते हैं किसी भी खेल की, आप सपोज करिए कि इंडियन हैं और टीम इंडिया के लिए कमेंट्री कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी टीम बेहतर प्रदर्शन ना कर रही हो, एक अपोनेंट टीम जो है वो कहीं, तो ऐसे में कमेंटेटर की आप दिल से तो अपने देश के साथ होते हैं, बट एज ए कमेंटेटर आप किस तरह से एक बैलेंस करते हैं उसको? देखिए, उसको न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है कमेंटेटर के लिए, और 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो न्यूट्रल कमेंट और दूसरा फैक्ट्स। ये 2 चीजें हैं जिस पर आप किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत सकते। जरा सी लापरवाही से ही लिसनर्स आपको, जो श्रोता हैं हमारे, वो आपको नकार देते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखें। भले ही इंडियन टीम अच्छा ना खेल रही हो, लेकिन आपको जो ओपोनेंट्स अगर अच्छा खेल रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जो फैक्ट है उस समय का, उस पर ध्यान देना, और स्टैटिस्टिक्स जो नंबर्स हैं उन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आज के दिन में। और रविकांत, आपको और कौन से हमारे कमेंटेटर याद आते हैं पुराने रेडियो के? देखिए, सुरेश सरैया के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, इसके अलावा डिकी रत्नाकर के साथ भी काम करने का मौका मिला। ये वो लोग हैं जो कि रेडियो के नाम, मतलब महान लोगों में गिने जाते हैं, और काफी ज्यादा इनसे प्रभावित हुआ मैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग गेम को फॉलो करते थे और बॉल को फॉलो करते थे, ये वाकई बहुत खास बात थी। तो रविकांत, आपको पहली बार रेडियो कमेंट्री करने का मौका कब मिला? 1988 में। उस समय बास्केटबॉल की टीम अमेरिका से आई हुई थी, हार्लेम ग्लोब ट्रॉटर्स, और आकाशवाणी को तलाश थी किसी बास्केटबॉल कमेंट्री, और मुझे बास्केटबॉल का खेल वैसे भी बहुत पसंद था जी। तो इसी कारण से मुझे एक वॉइस टेस्ट के द्वारा फिर चयन किया गया कि ठीक है, आप कोशिश करें। और जब मैंने ट्रायल दिया तो पहली ट्रायल के बाद ही मुझे कहा कि ठीक है, आप कीजिए। जी, तो आपको बहुत एक लंबा सफर अगर हम देखें तो आप जैसा कि बता रहे हैं, और इसके अलावा क्रिकेट हो गया आपके लिए, और कौन कौन से खेल में आपको कमेंट? देखिए, रेडियो पर तो ज्यादातर मैंने क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस ये किया है, लेकिन टेलीविजन पर ज्यादा गेम्स किए हैं, जिसमें कि गोल्फ भी शामिल है, बैडमिंटन वगैरह, टेनिस। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेडियो की, क्योंकि आज विश्व रेडियो दिवस है और अपने श्रोताओं को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और आज हमने ये खास परिचर्चा आपसे रवि इसलिए करी कि कहीं ना कहीं एक खेलों को आगे बढ़ाने में, उसके प्रति रुझान पैदा करने में, हमारे जो दूर दराज के एरियाज हैं उसके लिए लोगों तक हमने ये पहुंचाने की कोशिश करी। और इस बीच हम नजर डालते हैं अपनी अगली खबर पर। बांग्लादेश में ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 41 रन बना लिए थे। इस तरह वेस्टइंडीज ने 154 रन की बढ़त बना ली है। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 409 रन बनाए, जवाब में बांग्लादेश ने 296 रन की पारी खेली थी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शेरे बांग्ला स्टेडियम वैसे भी थोड़ा सा हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है, क्योंकि वहां की पिच जो है वो बहुत आसानी से खराब नहीं होती है। उस कारण से स्कोरिंग रेट अगर अच्छा रहे
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए वेस्टइंडीज को एक बड़ा टारगेट देने में बांग्लादेश को, और बांग्लादेश फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक दिन में उन्हें 300 रन के करीब मिला बनाने को तो वेस्टइंडीज मुश्किल में आ सकती है। जी हां, तो इस समय अब देखते हैं कि आगे मैच क्या रुख लेता है। और अब रुख करते हैं टेनिस का। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष सिंगल्स मुकाबले के तीसरे दौर में राफेल नडाल ने सिनोरी को 7-2, 6-2, 7-5 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही एफ फोग्रिनी, रूबलेव, मेदवेदेव, सिसिपास और बेरेट ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर चौथे दौर में पहुंच गए हैं। और आज जैसा कि राफेल नडाल, हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि किस तरीके से अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो ब्रेक आया है 2020 में, वो राफेल नडाल जैसे खिलाड़ी के लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक वरदान साबित हुआ है जी। फिजिकली वो थोड़े से मुश्किल में थे, दोनों घुटनों में ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन ये ब्रेक जो लगभग 8-10 महीने का आ गया है, इस कारण से अब वो पूरी तरह से मैच फिटनेस दिखा रहे हैं और जिस तरह का खेल दिखा रहे हैं, कोई सेट नहीं गंवाया अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन में, और सभी मैच काफी से कहते हैं कि मजबूत खेल दिखाकर जीता है। जी, और अगर हम इसके अलावा महिला सिंगल्स की बात करें तो बार्टी, मर्टेज, सितनोना, मकोवा, ब्रैडी और शेल्बी भी अपने अपने मुकाबले जीतकर चौथे दौर में पहुंच गई हैं। बार्टी के ऊपर खास नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन हैं और ऑस्ट्रेलिया में ये मुकाबले चल रहे हैं मेलबर्न में, तो इस कारण से बार्टी तो वहां क्राउड फेवरेट होंगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को खतरा है सेरेना विलियम्स से। 39 साल की उम्र है, एक बेटी की मां है, लेकिन फिर भी गजब का खेल दिखा रही हैं। और अब नजर डालते हैं फुटबॉल पर। प्रीमियर लीग फुटबॉल में आज रात 8:30 बजे क्रिस्टल पैलेस और बर्नले के बीच मैच खेला जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो लेस्टर सिटी और लिवरपूल के बीच मैच चल रहा है। एक मैच और है आज रात 11 बजे, मैन सिटी और स्पर्स के बीच बड़ा ही रोमांचक मैच होने वाला है। जी हाँ, सबकी निगाहें होंगी मैनचेस्टर सिटी के मैच के ऊपर, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अभी नंबर 1 पर बैठी हुई है और मैच उसका सिर्फ 23वां है, जबकि लेस्टर सिटी और लिवरपूल जो कि 3 और 4 पे हैं, इनके लिए 25वां मैच है दोनों टीम के लिए। तो इनको वो गैप को भरना बहुत आसान नहीं हुआ, क्योंकि 50 पॉइंट है मैन सिटी के पास इस मैच से पहले, जबकि लेस्टर सिटी के पास 44 और लिवरपूल के पास 41 पॉइंट है। और फुटबॉल पर ही रहते हैं और डालते हैं नजर इंडियन सुपर लीग पर, जिसमें इस समय चेन्नई एफसी और मेजबान गोवा के बीच मुकाबला चल रहा है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये, क्योंकि गोवा के लिए होम ग्राउंड है ये। क्या कुछ कहेंगे इस मैच पर? गोवा की टीम अभी तक अपने होम एडवांटेज का पूरी तरह से फायदा उठा नहीं पाई है। पूरे 11 पॉइंट्स पीछे है मुंबई सिटी से, जो नंबर 1 पर है। तो इस कारण से ये मैच जीतना उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो अगर थोड़ा सा मुश्किल में पड़ते हैं तो मुंबई सिटी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। चेन्नई इनके पास सिर्फ 17 पॉइंट हैं, 17वां मैच है उनके लिए, तो काम उतना आसान नहीं रह गया है। बिल्कुल, अगर आप देखें, अगर हम चेन्नई एफसी की परफॉर्मेंस पर एक नजर डालें तो 17 में से मात्र 3 मैच उन्होंने जीते हैं, 17 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर गोवा ने अब तक 16 मैचों में 5 जीत दर्ज की है और उसके 23 अंक हैं। गैप काफी है, जैसा कि आपने बोला कि मुंबई सिटी 34 अंक, उसके बाद एटीके मोहन बागान सिर्फ 1 अंक का अंतर है, 33 पर है। तो काफी कांटे की टक्कर दिख रही है दोनों के। जी हाँ, लेकिन मुंबई के पास एडवांटेज है कि उसने एक मैच कम खेला है, उसका अगला मैच अभी होना है 17वें राउंड का। तो ये एडवांटेज अभी मुंबई के पास है कि वो एक मैच कम खेला है मोहन बागान से, तो वो अभी इस 1 पॉइंट के डिफरेंस को 4 कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको पॉइंट डिफरेंस जो है वो काफी बढ़ा सकते हैं। और अब तक अगर हम देखें तो 25 गोल मुंबई सिटी ने किए हैं, जो कि अब तक का एक बेहतरीन प्रदर्शन है। और इसी के साथ श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।